अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकेट्री ऑस्पी स्टेशन से रिलेटेड। बेसिकली ये सारे ऑस्पी स्टेशंस आपके पास्ट से लिए गए हैं, सारे केस सिनेरियो आपके पास्ट पेपर से लिए गए हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट जो टॉपिक रिपीटेडली देखा मैंने उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करने की विद अ कंप्लीट डिटेल पूरी कोशिश की है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में ऐड ऑन करेगी। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि वीडियो के एंड में ऑब्जर्व्ड ऑस्पी स्टेशन में, जहाँ पे आपको हिस्ट्री एंड काउंसलिंग का स्टेशन मोस्टली आता है इन साइकेट्री, उससे रिलेटेड मैंने ड्रग अब्यूज़ की हिस्ट्री शेयर की है अलॉन्ग विद द काउंसलिंग और एक्सप्लेन किया है हाउ विल यू काउंसिल द पेशेंट। अगर आपको हिस्ट्री एंड काउंसलिंग पैटर्न पसंद आए तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मैं बाकी टॉपिक्स को अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी इफ़ पॉसिबल एंड इफ़ यू वांटेड फॉर दैट ऑल्सो। So starting with the first station of schizophrenia, a 30-year-old male present to his GP to talk about the messages that he received through a chip in his brain. The chip was controlling his thought and his movement. He believes that he is being used by an unknown power. This is enabling him to go to his job, unable to self-care and confined in a room. What is the most likely diagnosis? Now, एक 30 ईयर मेल इंडिविजुअल है, वो क्या सस्पेक्ट कर रहा है कि कोई चिप है उसके ब्रेन में और कोई पावर है जो कि उसे कंट्रोल कर रही है। साथ ही साथ सिम्टम्स 6 महीने से हैं। अब उसकी वजह से उसे जॉब में, अपनी सेल्फ केयर में बहुत मसला आ रहा है, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। सो दिस इज़ मोस्ट लाइकली शीज़ोफ्रेनिया। बेसिकली शीज़ोफ्रेनिया एक आपके पास थॉट डिसऑर्डर होता है जो कि इम्पेयर्स कर रहा होता है जजमेंट पावर को, बिहेवियर को एंड एबिलिटी टू इंटरप्रेट द रियलिटी। नाउ इसीलिए जो इंडिविजुअल है ये, क्योंकि एक थॉट डिसऑर्डर है, इसलिए वो ये सारी उसकी सोचें हैं कि उसे एक पावर कंट्रोल कर रही है, उसके ब्रेन में चिप है, ये सारी उसकी ख्यालात हैं। नाउ ड्यूरेशन फॉर डायग्नोसिस कितनी होनी चाहिए? मोर देन 6 मंथ से ये अगर कोई पेशेंट आता है, वो बोलता है मुझे 3 हफ्ते से कोई मसला हो रहा है कि मुझे ना आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो वो शीज़ोफ्रेनिया फ़ौरन से उसे डायग्नोस नहीं कर सकते। इसके लिए परसिस्टेंस ऑफ द सिम्टम होनी चाहिए फॉर मोर देन 6 मंथ। प्रेवलेंस इसका 0.3% से लेके 0.9% है। एटियोलॉजिकल फीचर्स की बात की जाए, सो डैट इंक्लूड ये आपके पास मेन को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। हालांकि मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक डिसऑर्डर फीमेल डोमिनेंट होते हैं, लेकिन ये मेल डोमिनेंट है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मिल रही है आपको। बेसिकली ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कॉमन होते हैं। हेरिडिटरी, फैमिली हिस्ट्री, ये सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। बायोकेमिकल चेंजेस, बिकॉज इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो है ना अप एंड बैलेंस हो रहा होता है। हाई लेवल्स ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन मिल रहे होते हैं। साथ ही साथ आपके पास ये लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में कॉमन है। और वायरल इन्फेक्शंस, मोस्टली इन्फ्लुएंजा रिलेटेड भी इसके कुछ रिलेशंस को एज अ रिस्क फैक्टर कंसिडर किया जाता है। सिम्टम्स की बात करते हैं। वी हैव एक्यूट, एक्टिव एंड अ पॉजिटिव सिम्टम्स। जिसमें क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा ना क्लासिकल एंड डायग्नोस्टिक होते हैं फॉर शीज़ोफ्रेनिया। इसमें आपके पास डिस्टर्बेंस एंड थॉट मिल रही होती है, जिसमें डिल्यूजन मिलता है एंड हेलुसिनेशंस मिलती है। नाउ व्हाट इज़ डिल्यूजन? डिल्यूजन्स बेसिकली आर फॉल्स फर्म बिलीव्स। जैसे कि इस पेशेंट को डिल्यूजन हो रही है कि मुझे कोई पावर कंट्रोल करे, मेरे ब्रेन में कुछ चिप है, ये उसकी डिल्यूजन है। हेलुसिनेशंस आर बेसिकली फॉल्स सेंसरी परसेप्शन कि मोस्टली जो शीज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं ना, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं कि मुझसे कोई, मतलब वो कंसिडर कर रहे होते हैं कि कोई दीवार उनसे बात कर रही है, कोई पंखा उनसे बात कर रहा है, या कोई इमेजिनरी पर्सनालिटी भी वो लोग बना लेते हैं। सो इनमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बहुत कॉमन होती हैं। ये डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस की मैं चार्ट आपको शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से सारी टाइप्स को रीड कर लीजिएगा, बिकॉज ये भी आपके पास ऑस्पी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। नाउ टेक्टाइल हेलुसिनेशंस का अदर नाम जो होता है वो होता है फॉर्मिकेशन। ये बीसी ऑस्पी में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। अल्कोहल अब्यूज्ड हेलुसिनेशन इंक्लूड विजुअल हेलुसिनेशंस, जबकि कोकेन में आपको टेक्टाइल हेलुसिनेशंस मिल रही होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉनिक, पैसिव और नेगेटिव सिम्टम्स की। तो इसमें आपके पास क्या आ जाता है, एनहिडोनिया, दैट इज़ इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, डिक्रीज्ड वॉइस टोन, फ्लैट अफेक्ट कि कोई इमोशंस नहीं होते, इम्पेयरमेंट इन सोशल रिलेशंस। नाउ द थिंग इज़ दैट जो एक्टिव, एक्यूट एंड पॉजिटिव सिम्टम्स थे वो बहुत ज़्यादा क्लासिकल एंड डायग्नोस्टिक थे फॉर शीज़ोफ्रेनिया, जबकि जो क्रॉनिक, पैसिव और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं ये किसी और
साइकेट्रिक इलनेस में भी मिल सकते हैं, इसलिए क्लासिकल नहीं होते। दैट्स वाई ये नेगेटिव सिम्टम्स भी कहलाते हैं और पैसिव सिम्टम्स भी कहला रहे होते हैं। शीज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलना चाहिए वो होता है डिल्यूजन या हेलुसिनेशन की हिस्ट्री। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवाते हैं इन पेशेंट्स में, हम सीटी स्कैन एंड एमआरआई करवा रहे होते हैं। सीटी स्कैन में आपको क्या मिल रहा होता है, लैटरल एंड थर्ड वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, रिडक्शन इन कॉर्टिकल वॉल्यूम। एमआरआई में इंक्रीज सेरेब्रल वेंट्रिकुलर साइज और वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट मिलती है। ये बात आपने याद रखनी है कि शीज़ोफ्रेनिया में वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट मिल रही होती है और कौन सी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी मिल रही होती है, एंटी कार्डियोलिपिन मिल रही होती है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसकी ट्रीटमेंट में आपके पास एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस आ रही होती हैं। एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस एज अ फार्माकोलॉजी भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा बिकॉज रिपीटेडली पास्ट में इसका स्टेशन आया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो साइकेट्री में भी मेडिकेशन से रिलेटेड पूछा जाता है, ट्रीटमेंट पूछी जाएगी। सो एंटी साइकोटिक आपके पास दो तरह की हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल। जो टिपिकल एंटी साइकोटिक्स होती हैं दैट इंक्लूड क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल एंड फ्लूफेनाजीन। ये आपके पास टिपिकल होती हैं। एटिपिकल में क्लोज़ापाइन, राज़ापेरिडोन, एरिप्रिप्राज़ोल ये आ जाती हैं। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं दैट इंक्लूड एक्स्ट्रा पायरामाइडल सिम्टम्स, जिसमें आपके पास डिस्टोनिया हो रहा होगा, पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स हो रहे होंगे, एकथेसिया हो रहा होगा, टर्डिव डिस्काइनेसिया हो रहा होगा। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आपके पास जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो मेटाबॉलिक होते हैं। एटिपिकल जो होती है वो एक्स्ट्रा पायरामाइडल सिम्टम्स नहीं करती। इसमें आपके पास मेटाबॉलिक में भी मोस्ट कॉमन वेट गेन होता है। अदर्स इंक्लूड डायबिटीज़ एंड हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। जो रेज़ापेरिडोन है ये मोस्ट लाइकली कॉज करवा रही होती है हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, जबकि जो आपके पास क्लोज़ापाइन है वो सीजर्स और एग्रेन्युलोसाइटोसिस कॉज करवाता है। अब ये सब बताने का मकसद ये है कि ये सब आपके पास BCQs और ऑस्पी पॉइंट हैं कि कौन सी ड्रग कौन सी कॉम्प्लिकेशन कॉज करवा रही होती है। थेरेपी की बात की जाए तो सपोर्टिव साइकोथेरेपी इज़ द चॉइस ऑफ थेरेपी इन शीज़ोफ्रेनिक पेशेंट। Drugs that exacerbate schizophrenia include amphetamine and levodopa. एम्फीटामीन एंड लेवोडोपा क्यों? क्योंकि ये आपके पास डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग होती हैं और डोपामिन के लेवल्स को बढ़ाएंगी बॉडी में। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितनी होनी चाहिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की? दैट इज 6 to 8 weeks. डायग्नोसिस फॉर शीज़ोफ्रेनिया की बात की जाए तो दैट इंक्लूड सब्सटेंस अब्यूज, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, शीज़ोफ्रेनिया, ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस, डिल्यूजन डिसऑर्डर एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ये सारी इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। एटलीस्ट 3 याद रखने की कोशिश करिएगा। Then we have a second important topic that is obsessive compulsive disorder, जिसका केस सिनेरियो कुछ यूँ है। A 20-year-old girl with a cracked skin of her hand is brought in the OPD with the complaint of recurrent hand wash due to fear of contamination along with frequent check of locks and gas stoves. Your most likely diagnosis will be, अब इसमें क्या है कि एक 20-year-old गर्ल है जो कि क्रैक्ड हैंड के साथ है। क्यों उसके हाथों में एक बेसिकली स्किन क्रैकल्स हो रहे होते हैं? क्यों होते हैं कि पेशेंट जो है वो बार बार हाथ धो रही है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वो हाथ धोती है क्योंकि उसे डर है कि कोई चीज़ उसको लगी हुई है। बार बार दरवाजे चेक करना, बार बार जो है गैस स्टोव चेक करना, इस्त्री चेक करते रहते हैं ये पेशेंट्स। सो वाई दीज काइंड्स ऑफ सिम्टम्स? बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है जिसमें रिपीटेडली जो होता है पेशेंट एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करता रहता है, रिपीटेटिव इंट्रूसिव बिहेवियर होता है। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है? ऑब्सेशन मतलब एक एंजाइटी है, एक प्रोवोकिंग इंट्रूसिव थॉट्स है। उसको एंजाइटी है कि उसके हाथों में ना कोई जर्म्स हैं, वो उसकी बेसिकली एक थॉट है जो कि उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि उसके हाथों पे कुछ जर्म्स हैं। अब ये डाउट, गिल्ट, एग्रेशन, सेक्स रिलेटेड कंसर्न हो सकता है इन ख़यालात का। डाउट हो सकता है, कोई गिल्ट हो सकता है कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, मैंने किया, वो वाला गिल्ट कुछ इस तरह का। एग्रेशन हो सकता है। और कंपल्शंस क्या होते हैं? ये आपके पास बिहेवियर होते हैं। अब पहले उसे ऑब्सेशन होगा, उसको एंजाइटी हो रही होगी कि मेरे जो हाथ ख़राब है, ठीक है। कंपल्शन वो उसका एक्शन होगा कि हाथ ख़राब उसको फील हो रहा है, उसने जाके हाथ धोए। सो दैट इज़ द बिहेवियर टू रिड्यूस द एंजाइटी।
like hand washing, counting, praying, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, चेकिंग रिपीटेडली। कुछ लोग होते हैं अपनी उस बार बार ख्याल आ रहा होता है कि मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है, वो फिर जाते हैं और उसको बंद करते हैं, खुला हुआ है ये देख कर आते हैं। तो दिस इज़ रिपीटिवली थॉट आ रहा था कि दरवाज़ा खुला हुआ है, जाके देखना बंद करना इज़ कंपल्शंस। प्रेवलेंस इसका 2% है इन अ पॉपुलेशन। एसोसिएशन की बात की जाए तो टॉरेट सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो नंबर 1 फर्स्ट लाइन वी हैव SSRI दैट इज़ फ्लॉक्सिटीन एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। देखिए मैंने फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन लिखा भी इसीलिए क्योंकि ये आपसे पूछा ही इसी तरह से जाता है BCQs एंड ऑस्पीज में कि आपके पास SSRI दैट इज़ द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, फ्लॉक्सिटीन इज़ अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, जबकि SNRI वेनलाफेक्सिन या TCA क्लोमिपेरामीन इज़ अ सेकेंड लाइन। जो ड्रग्स के नाम लिखे ये भी अच्छे से याद रखिएगा विद द क्लास। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी साथ दी जाती है इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। Moving towards the next scenario that is related to the major depressive disorders, a 28-year-old man comes to you due to persistent low mood for the past several weeks. He has been sleeping for 12 hours a day and find it hard to get out of the bed. At work, his supervisor has commented that his performance has deteriorated. The patient says, I have been feeling down and do not feel like doing anything, not even meeting my friends. I sometimes think that I go to sleep and do not wake up. His medical and physical examination is normal. What is the most likely diagnosis? अब आपको केस सिनेरियो से क्या समझ आ रहा है? पेशेंट का परसिस्टेंट लो मूड है फॉर फ्यू वीक्स, ठीक है। पेशेंट बिल्कुल सोता रहता है, इतना सोता है कि हत्ता उसका दिल करता है कि मैं उठूँ ही ना। साथ ही साथ पेशेंट का जॉब पर भी असर हो रहा है उसके इस बिहेवियर की वजह से, उसकी फैमिली पर भी असर हो रहा है, मेडिकल वर्कर पे आपको कुछ नहीं मिला। सो दिस इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ना मैं आपको सारे सिम्टम्स बताऊंगी। ये सिम्टम्स जो है ना आपने बहुत अच्छे से याद रखने, बिकॉज ये सिम्टम्स पूछे जाते हैं कि बताइए डिप्रेशन को आप किस तरह से सस्पेक्ट करेंगे, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए डिप्रेसिव डिसऑर्डर की? 2 वीक्स के सिम्टम्स एटलीस्ट होने चाहिए। रिस्क फैक्टर्स वुमेन, ठीक है, फीमेल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये, एज मोस्टली 40 ईयर्स के अराउंड कॉमन होती है। फैमिली हिस्ट्री, एक्सपोजर टू द स्ट्रेसर्स होता है, मतलब आप जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो ना तो उसमें कोई ना कोई एक्सपोजर ज़रूर होता है कि खुदा न खास्ता घर में कोई डेथ हुई है या कोई ब्रेकअप हिस्ट्री है, कोई अदर कोई गिल्ट है, इस तरह की कोई ना कोई स्ट्रेसर की हिस्ट्री ज़रूर मिलती है। एबनॉर्मलिटीज़ इन सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन, जिस तरह से शीज़ोफ्रेनिया में डोपामीन अफेक्ट हो रहा होता है, सेरोटोनिन बढ़ रहा होता है, इसी तरह मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन अफेक्ट हो रहे होते हैं। सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आ जाता है आपके पास डिप्रेस्ड मूड, कि बिल्कुल ना उदासी वाला माहौल रहता है, एनहिडोनिया की कोई ज़िंदगी में खुशी ही फील नहीं करता पेशेंट, लैक ऑफ फीलिंग ऑफ प्लेजर इन लाइफ, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा होता है। अब वेट लॉस क्यों हो रहा है? बिकॉज पेशेंट कुछ खा पी भी नहीं रहा होता, बिकॉज ऑफ दैट डिप्रेसिव एपिसोड कि मुझे कोई भूख नहीं लग रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बहुत थका थका फील कर रहा हूँ, फटीगनेस, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, मेरी तो कोई कदर नहीं है या मेरी कोई अहमियत नहीं है, इस तरह की फीलिंग करना। डिमिनिश्ड एबिलिटी टू कंसंट्रेट, रिकरेंट थॉट्स अबाउट डेथ एज वेल, इतना ज़्यादा लो मूड में पेशेंट चला जाता है कि उससे डेथ के रिकरेंट थॉट्स आने लगते हैं और बाज़ोकात तो कुछ अटेम्प्ट भी कर लेते हैं फॉर द सुसाइड एज वेल। सो ये सारे सिम्टम्स आपको फिंगर टिप पर होने चाहिए, बिकॉज ये ऑस्पी में पूछे जाते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, फटीगनेस, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात की जाए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, सो देयर कुड बी हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? ये आपके पास एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें क्या हो रहा होता है, आपके पास T3 T4 कम हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक हार्मोन्स देंगे, ये कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से ये सब होता है कि आपके पास ना बिल्कुल पेशेंट फटीग फील कर रहा होता है। दैट्स वाई आप डिफरेंशियल में हाइपोथायरॉयडिज्म रखते हैं। देन वी हैव मूड डिसऑर्डर, कोई मूड डिसऑर्डर हो सकता है, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर हो सकता है एंड डिस्थाइमिक डिसऑर्डर हो सकता है। These cyclothymic and dysthymic disorders are as well
डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, जिसमें आपके पास लो मूड, लो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ जैसे सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, बट ये ईयर्स तक परसिस्ट कर रहे होते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात कर लिए, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन करवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सिस्टमिक डिजीज़ को रूल आउट कर सकें। सो उसमें आपने क्या करवाना है, बेस लाइन थायरॉयड फंक्शन टेस्ट करवाना है एंड सेरम विटामिन डी लेवल्स करवाने होते हैं। देन वी हैव ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसमें आपके पास थेरेपीज़ में इंडिविजुअल थेरेपी एंड कॉग्निटिव साइकोथेरेपी, ये 2 थेरेपी आपने ज़रूर देनी होती हैं। साथ ही साथ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इंक्लूड SSRI एंड SNRI, दैट इज़ द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंड सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन में आ जाता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जबकि थर्ड लाइन में आपके पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। अगर पेशेंट हिस्ट्री में कहता है कि मुझे मरने का दिल कर रहा है या मैंने मरने की कोशिश भी की है, सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, सो उसमें अपने पेशेंट को फ़ौरन से जो ट्रीटमेंट देनी होती है वो देनी होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। या ऐसे पेशेंट जिन पे कोई मेडिकेशन का असर नहीं हो रहा, कि काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम तक आपने मेडिसिन दी एज ए एंटी डिप्रेसेंट लेकिन पेशेंट का डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो रहा, इंटॉलरेंट टू मेडिकेशन है, तो उस सिचुएशन में आपने इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज़ करनी होगी। Adverse effects of antidepressant include nausea, increased appetite, weight gain, insomnia, and loss of sexual desire. Moving towards the next scenario is attention deficient hyperactivity disorder. Parent of 7-year-old boy has visited you because of complaint from school that the child cannot wait for his turn, unable to concentrate on studies. In your office, child seems to be so restless that he cannot sit for a few seconds and rest of the developmental history was normal and he achieved developmental milestone according to the age. What is the most likely diagnosis? अब इसमें क्या है, बच्चे की स्कूल से कंप्लेन आई है कि वो बहुत ज़्यादा ना इंटरप्टिंग है और ना बहुत ज़्यादा उसको प्रीमेच्योरली उसको ज़रूरत होती है कि मैं सवाल अभी ख़त्म नहीं होता और पहले ही जवाब दे दूँ। इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा अपनी पढ़ाई पे। अभी आपकी जहाँ पे OPD में भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है उसको, और साथ ही साथ वो सुकून से बैठ नहीं पा रहा, इतना बेचैन है और इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुआ है। नाउ The most likely diagnosis is attention deficient hyperactivity disorder. ये होता क्या है? इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इनअटेंशन, hyperactivity, impulsivity that interferes with social and academic functions. यह आपके पास इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी किस तरह से क्लासीफाई होती है, ये मैं आपको सिम्टम्स में बताती हूँ। बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की कि ये मेल जेंडर को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है, मेल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। मेल्स में भी बच्चों को 6 से 12 साल जो होती है ना, ये मोस्ट कॉमन एज होती है जहाँ पे अभी स्कूल गोइंग बच्चा हो जाता है और स्कूल से ही इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। Child abuse could be a risk factor for this disease. Then we have lead poisoning, alcohol and smoking during pregnancy, family history and environmental factors. Prevalence की बात की जाए तो 5% in preschool या school going children and 2.5% of adult. Mostly ये बच्चों में prevalence होती है, वो भी school going में। So symptoms की अब बात करते हैं तो इसके नाम में ही है attention deficient एंड हाइपर एक्टिविटी। अटेंशन डेफिशिएंट में क्या हो रहा होगा, जो पेशेंट होगा वो स्लोपी होगा। स्लोपी का मतलब है कि उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, अब उसकी कोई केयर नहीं होगी अपनी चीज़ों की, अपनी खुद की भी केयर नहीं होती, वो इतना मतलब अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन होता है, इजीली डिस्टर्बेबल होता है, कोई छोटी सी भी चीज़ देखेगा तो उसकी तरफ भागना शुरू हो जाएगा। देन वी हैव अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा होती है, इग्नोर इंस्ट्रक्शन होती है कि बच्चे को कहते हैं आप चुप करके बैठ जाओ तो वो नहीं बैठते, लूज थिंग्स कि एक चीज़ पकड़ेगा दूसरी छोड़ेगा, इस तरह की ना बहुत रेस्टलेसनेस एक्टिविटी करता है। रिड्यूस अटेंशन कि इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल कोई काम अगर उसको कहेंगे कि ये एक पेज फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज का ऐसे लिखने के लिए देंगे तो वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे पाएगा, वो अदर चीज़ों में भटक जाएगा, लेकिन अपना जो काम दिया गया ना वो नहीं करेगा। साथ ही साथ लेस ऑर्गेनाइज, जैसे कि मैंने बताया कि स्लूपी होगा, अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल होगा। सो दिस इज़ अटेंशन डेफिशिएंट। देन वी हैव हाइपर एक्टिविटी। अब उसमें क्या था, हर चीज़ को वो इग्नोर कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर रहा है, किसी काम पे दिल नहीं लग रहा उसका,
हाइपर एक्टिविटी में अब वो एनर्जेटिक होगा, रूमिंग अराउंड, इंटरप्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा लाउड होगा, इनटॉलरेंट होगा एंड अनस्टेडीनेस होगी इस तरह के बच्चों में। सो एक है अटेंशन डेफिशिएंट और एक है हाइपर एक्टिविटी। इनकी जो सिम्टम्स हैं आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। Then we have differential diagnosis for the attention deficient hyperactivity disorder that include autism, intellectual disability, disruptive mood dysregulation disorder. ADHD का criteria according to the CDC क्या होता है? 5 or more symptoms of inattention and or hyperactivity present in adolescent. यानी जो मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए ना अटेंशन डेफिशिएंट के, हाइपर एक्टिविटी के, ये 5 से ज़्यादा अगर किसी भी इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो या डायग्नोस कर सकते हो ADHD को। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वी हैव फार्माकोथेरेपी एंड बिहेवियरल मैनेजमेंट। फार्माकोथेरेपी में आप जो फर्स्ट लाइन यूज़ करते हो वो यूज़ करते हो स्टिमुलेंट ड्रग्स को, डैट इज़ मिथाइलफेनिडेट एंड एम्फेटामीन, और नॉन स्टिमुलेंट को भी यूज़ किया जा सकता है, अमोक्सिटिन। देन वी हैव बिहेवियरल मैनेजमेंट दैट इंक्लूड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक में क्या होता है कि आप पेशेंट को ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें ना कुछ लालच देना कि आप ना फर्स्ट आओ इस बार तो फिर मैं आपको कोई गाड़ी दिलवाऊंगा, या इस तरह की कुछ बातें करना कि बच्चों को ना उस चीज़ में कंसंट्रेट करने के लिए, अटेंटिव रखने के लिए कुछ रिवॉर्डिंग फेवर्स देने की बात करना। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देन वी हैव टेक्निक्स टू रिड्यूस स्टिमुलेशन। कुछ इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करना कि जो बार बार बच्चे जिस चीज़ से अट्रैक्ट होके और ना अपनी जो कंसंट्रेशन है वो लॉस करें, तो उस चीज़ को अवॉइड करना, वो सारी टेक्निक्स को अप्लाई करना इन द लाइफ। सो इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन ADHD चिल्ड्रंस। नेक्स्ट वी हैव पैनिक डिसऑर्डर। सो पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? ये आपके पास इंटेंस एंजाइटी अटैक होता है जिसमें जो पेशेंट होता है रेस्टलेस हो रहा होता है, हाइपर विजिलेंस हो रहा होता है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस विल बी द फीचर्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ इंटेंस एंजाइटी अटैक। फिजिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो डैट इंक्लूड टेकिकार्डिया, हाइपरवेंटिलेशन, डिजीनेस, स्वेटिंग, चेस्ट पेन, फीलिंग ऑफ चोकिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यानी जैसे आपका खौफ में कोई पेशेंट चला जाता है ना, कि आप खुद को एक एज्यूम करो कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, तो कैसे होगा कि फियर होगा, आपकी धड़कन बढ़ रही होगी, टेकिकार्डिया हो रहा होगा, पैल्पिटेशन हो रही होगी, हाइपरवेंटिलेशन, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है, और फीलिंग ऑफ डिजीनेस आ रही होती है, ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंस रहा है, चोकिंग। ये सारे सिम्टम्स मिल रहे होते हैं पैनिक अटैक में। यानी जस्ट एज्यूम एज कि आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, तो वैसे सिम्टम्स जो जो माइंड में आए तो वो आप बोल सकते हो। नाउ द थिंग इज़ दैट कि इसमें आपके पास एक निमोनिक यूज़ किया जा सकता है फॉर द फिज़िकल सिम्टम्स, क्योंकि ऑस्पी में फिज़िकल सिम्टम्स पूछे जाते हैं। सो फिज़िकल सिम्टम्स का जो निमोनिक है दैट इज़ स्टूडेंट फियर 3C, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर स्वेटिंग, T फॉर ट्रैम्बलिंग, U फॉर अनस्टेडीनेस, D फॉर डीपर्सनलाइजेशन, E फॉर एक्सेसिव हार्ट रेट पैल्पिटेशंस, T फॉर टिंगलिंग, S फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फियर, F जो फियर है पूरा वो है फियर ऑफ डाइंग, लूजिंग कंट्रोल एंड गोइंग क्रेजी। 3C's क्या है? चेस्ट पेन, चिल्स एंड चोकिंग। डायग्नोसिस जो होती है वो होती है इसकी कि आपके पास 4 सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहे हो या उससे ज़्यादा। देन वी हैव कि प्रेवलेंस कितना है इस डिजीज़ का? 2 to 3% है, एंड दिस इज़ द फीमेल डोमिनेंट डिसऑर्डर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात की जाए सो इट इंक्लूड डिप्रेशन, जनरलाइज्ड एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज, कार्डियक प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइना, MI, mitral valve prolapse एंड एपिलेप्सी। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो जिस तरह डिप्रेशन में, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हमने इन्वेस्टिगेशन इसलिए की थी ताकि हम जो सिस्टमिक डिजीज़ हैं उन्हें रूल आउट कर सकें। इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का मकसद कार्डियक इश्यूज़ को रूल आउट करना है, जैसे कि ECG करवाएंगे, सीरम ग्लूकोज लेवल्स, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवाएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कार्डियक एंजाइम्स लाइक ट्रोपोनिन्स करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो फार्माकोलॉजिकल आप एल्प्राजोलैम, क्लोनाजिपान दे सकते हैं। दीज आर द बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स, एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती हैं ये।
साइकोथेरेपी में आप रिलैक्सिंग ट्रेनिंग दे सकते हैं फॉर पैनिक अटैक एंड सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन फॉर द एगोराफोबिक सिम्टम्स। एगोराफोबिक सिम्टम्स क्या होते हैं आपके पास कि ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो खुद को ना घर की हद तक महदूद रखते हैं या फिर अपने रूम की हद तक। ये बहुत ज़्यादा डरते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से, किसी भी क्राउडेड एरिया में जाने से। इन्हें ना किसी भी क्राउडेड एरिया में तन्हा रह जाने का, गुम हो जाने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। अभी उसी वजह से इनको पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। सो ये जो बहुत ज़्यादा ना ये एगोराफोबिक सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हो, उनमें आप सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन साइकोथेरेपी यूज़ कर रहे होते हो। नेक्स्ट वी हैव बाइपोलर डिसऑर्डर और मेनिया, जिसमें एक केस सिनेरियो क्या है, अ 20-year-old girl has came with a history of 3 weeks of overspending. She thinks that God has given some extra power to her. She is sleeping 2 to 3 hours in a whole day. The most likely diagnosis is बेसिकली पेशेंट जो है ना वो बिल्कुल हाइपर एक्टिव हुई हुई है, 2 से 3 घंटे सिर्फ सो रही है और बाकी टाइम में वो बिल्कुल एक्टिव है। और साथ ही साथ ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है वो अपने ऊपर, और उसे फील हो रहा है कि गॉड ने उसे कोई पावर दी है। सो दिस इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, कि जिसमें ना हर चीज़ एग्जेगरेट, जैसे डिप्रेशन था ना, दिस इज़ ऑपोजिट टू द डिप्रेशन, कि आपके पास बिल्कुल ना मैनिक पेशेंट जो होता है ना बिल्कुल एक्साइटेड होता है और फुल ऑफ जॉय होता है, यूफोरिक होता है, इस तरह के पेशेंट्स के सिम्टम्स होते हैं। सो इस केस सिनारियो का जो डायग्नोसिस है दैट इज़ मेनिया। ना व्हाट इज़ मेनिया? इट इज़ अ मूड डिसऑर्डर। जैसे शिज़ोफ्रेनिया थॉट डिसऑर्डर है, वैसे डिप्रेशन या मेनिया एक मूड डिसऑर्डर है, in which person experience symptoms of elevated mood for at least 1 week that cause significant distress or impairment in his function. So आपके पास elevated mood कितने दिन तक होना चाहिए? 1 week तक होना चाहिए at least for its diagnosis. Risk factors include फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होना, यानी आपके पास ना फैमिली हिस्ट्री होना इस डिज़ीज़ की, हाई स्ट्रेस, एंजाइटी, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में कॉमन है। नाउ दिस इज़ अ थिंग जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सारी जितनी भी साइकेट्रिक इलनेस होती है मोस्ट कॉमनली वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में कॉमन होती है, बट मेनिया हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में कॉमन होता है। सिम्टम्स की बात की जाए तो इंक्रीज्ड सेल्फ स्टीम, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, मोर टॉकेटिव। जैसे डिप्रेसिव पेशेंट का ना बिल्कुल ऑपोजिट सिम्टम्स करते जाएं, वो कम बोल रहा है, कम ज़िंदगी में उसे खुशी है, इसको ज़्यादा होती है। मोर टॉकेटिव हो जाता है, साइकोमोटर एजिटेशन होती है, इंक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज़ मिल रही होती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट की बात की जाए सो डैट इंक्लूड फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, जिसमें आप लिथियम एंड वैल्प्रोइक एसिड्स, कार्बामेज़ेपिन एंड लैमोट्रिजिन यूज़ कर रहे होते हो। लिथियम इज़ द फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ ड्रग फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, जबकि साइकोथेरेपी में आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हो, फैमिली फोकस थेरेपी एंड इंट्रापर्सनल थेरेपी दे रहे होते हो। पास्ट में आपके पास एक डिसऑर्डर बार बार पूछा गया है, दैट इज़ रैपिड साइक्लिक बाइपोलर डिसऑर्डर। ये आपके पास पैटर्न होता है ऑफ फ्रिक्वेंट एपिसोड्स इन बाइपोलर डिसऑर्डर। एपिसोडिक बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें पेशेंट जो है 4 से ज़्यादा एपिसोड्स ऑफ मेनिया या डिप्रेशन को सफ़र करता है इन अ ईयर। देखिए मेनिया के लिए ना आपको 1 हफ्ते तक मेनिया के सिम्टम्स चाहिए। अब 1 हफ्ते तक मेनिया के सिम्टम्स आए, फिर 3 महीने जो है पेशेंट ठीक रहा, भले मेडिकेशंस की वजह से या खुद से, ठीक है, फिर दोबारा उसको आए, तो ये 4 दफ़ा एपिसोड्स आना या 4 दफ़ा डिप्रेशन के एपिसोड्स आना इज़ रैपिड साइक्लिक बाइपोलर डिसऑर्डर। होप से समझ आया होगा। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट सिनेरियो फॉर द साइकेट्रिक इलनेस इज सब्सटेंस अब्यूज्ड। A 24-year-old male patient presented in ER with the complaint of vomiting, diarrhea, abdominal cramps, running nose and pupillary dilation, and muscle and joint pain. He was using some psychoactive substance for the last 3 years, which he stopped since the last 2 days. According to you, which psychoactive substance he was taking? देखिए वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, रनिंग नोज एंड प्यूपिलरी डायलेशन, ये सब आपको सस्पेक्ट करवा रही होती। प्यूपिलरी डायलेशन स्पेशली, डायरिया भी, क्योंकि जब कोई पेशेंट ओपियोइड का यूज़ कर रहा होता है या उसकी टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल मिलती है। तो ऑपोजिट इसमें क्या होगा, जब छोड़ देगा तो डायलेशन हो जाएगी।
और उसमें कॉन्स्टिपेशन मिलती है और इसमें डायरिया मिलेगा। सो ये थोड़ी सी डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स हैं जो कि ओपियोइड पॉइजनिंग को सस्पेक्ट करवा रही हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्रग ओवरडोज डेथ इज ओपियोइड पॉइजनिंग। इंटॉक्सिकेशन सिम्टम्स की बात की जाए, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन यानी जब पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा ओपियोइड ओवरडोज कर ले तो उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन, पिन पॉइंट प्यूपिल, डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी डेट विल कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी एंड सीएनएस डिप्रेशन, यूफोरिक, डिक्रीज गैग रिफ्लेक्स एंड सीजर्स मिल रहे होते हैं आपको इंटॉक्सिकेशन सिम्टम्स में। और विथड्रॉल सिम्टम्स तो ऊपर लिखे हुए हैं, प्यूपिलरी डायलेशन, मसल जॉइंट पेन, रनी नोज, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया। ट्रीटमेंट क्या होती है इंटॉक्सिकेशन की, तो वो होता है ओपियोइड एंटीडोट दैट इज़ नैलेक्सोन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको एक हिस्ट्री स्टेशन समझाऊंगी और विद काउंसलिंग दैट इज़ ड्रग अब्यूज्ड हिस्ट्री एंड काउंसलिंग। यह आपके पास ऑब्जर्व्ड साइकेट्री स्टेशन में रिपीटेडली आया हुआ है पास्ट में। सो एक न्यू पैटर्न करने की कोशिश की है। अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और बाकी हिस्ट्रीज़ के लिए भी आप लोग बोल सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज इंक्लूड, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जो भी आपका नाम है वो मेंशन करेंगे, उसके बाद मरीज़ का नाम पूछेंगे, मरीज़ की उम्र पूछेंगे और कुछ इस तरह से बात को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपसे आपकी तबीयत के मुताल्लिक़ कुछ बात करूंगी, उम्मीद है आप मेरे साथ ताउन करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कितना अर्सा हो गया है आपको मंशियात इस्तेमाल करते हुए, किस तरह की मंशियात इस्तेमाल करते हैं, नाम बता सकते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, सूंघ कर या इंजेक्शन लगाकर, दिन में कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, रोज़ के रोज़ इस्तेमाल करते हैं या कुछ दिन के वक्फे से। ऐसा तो नहीं होता कि हर दफ़ा इस्तेमाल के बाद मिकदार बढ़ानी पड़ती है वरना असर नहीं होता हो। अगर एक दिन नागा हो जाए तो कैसी कैफियत होती है, कुछ तफसील से बताएं। कि हम ना अब यहाँ पे पेशेंट से पूछना चाह रहे हैं कि विथड्रॉल सिम्टम्स उसको किस तरह के आते हैं, कि नींद में डिस्टर्बेंस, चिड़चिड़ापन या एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस, सर में दर्द जैसे सिम्टम्स वगैरह उससे पूछना चाह रहे हैं। कोई काम करते हैं, कितना खर्चा हो जाता है इन मंशियात पर, पैसे ना होने की सूरत में कहाँ से इंतज़ाम करते हैं। सो बेसिकली ओवरऑल हम यहाँ पे सारी हिस्ट्री में क्या पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी टाइप ऑफ जो ड्रग अब्यूज़ वो कर रहा है वो कौन सी ड्रग यूज़ कर रहा है, ताकि हम अपना मैनेजमेंट प्लान उसके अकॉर्डिंग बना सकें। किस तरह से उसने उसको यूज़ किया है, इंजेक्शंस के ज़रिए किया तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, सूंघ कर किया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, उसकी डोज़ कितनी रही है। जब पेशेंट डिपेंडेंट हो जाता है ना तो डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो पहले एक पैकेट यूज़ कर रहा था, अब एक पैकेट से ना उसको वो यूफोरिक सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, अब उसको 1.5 पैकेट यूज़ करना पड़ा। ये सारे उसके डिपेंडेंस के सिम्टम्स पूछने होंगे हमें, और उसकी कितना वो मतलब कितना ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर रहा है, दिन में कितनी बार डेली कर रहा है या नहीं, ये सारी हिस्ट्री पूछी हमने। साथ ही साथ हमने ये भी पूछ लिया कि पेशेंट जो है वो किस तरह से ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर रहा है। नेक्स्ट जो आपने पूछना होता है वो होता है रिस्क असेसमेंट। उसका निमोनिक होता है केज। C for cut down drug use, A for annoyed by criticism, G for guilty about drug use and E for eye opener। केज को पूछने का तरीका क्या है। सी हम पूछते हैं क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अब इस आदत को छोड़ने का वक्त आ गया है। ए, अगर कोई आपकी इस आदत की वजह से ताने देता है या चिड़चिड़ाता है तो क्या गुस्सा आता है आपको। जी, क्या आपने अपनी इस आदत पर शर्मिंदगी महसूस की है। ई, ऐसा तो नहीं होता कि जब अगली सुबह नशा यानी रात को अगर नशा किया हो तो अगली सुबह नशा उतारने के लिए आपको किसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़े, जैसे लोग नींबू पानी वगैरह पीते हैं आफ्टर अल्कोहल यूज़ ना। सो ये 4 चीज़ें आपने पूछनी होती हैं। उसके बाद आपने पूछना होता है ये फैमिश के निमोनिक के अकॉर्डिंग, कि एफ फॉर फैमिली, कि घर वालों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, कि पेशेंट को कोई फैमिली स्ट्रेस तो नहीं है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जा रहा है, या कोई और वजह फैमिली से रिलेटेड कि उसके पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं फैमिली के साथ। देन अल्कोहल जी स्मोक, कि ठीक है कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है तो उसके साथ कुछ और भी, जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल तो कॉमनली अब्यूज ड्रग्स है ना, तो क्या वो ये भी यूज़ कर रहा है या नहीं।
मेडिकल इलनेस, किसी मर्ज़ में तो मुब्तला नहीं है, बिकॉज़ अगर कोई ड्रग यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से या इंजेक्शंस लगाने से कितने इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पूछेंगे कि कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है। इंटरेस्ट इन लाइफ, जीने की ख्वाहिश रखते हैं या नहीं। स्ट्रेस एट होम या वर्क, घर या काम में कोई परेशानी या तनाव तो नहीं है। फिर उसके बाद हेयर एनी वॉइसेस, कि कोई गैर ज़रूरी आवाज़ें तो नहीं आ रही होती हैं, बिकॉज सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ना पेशेंट यूफोरिक तो हो रहा होता है, लेकिन साथ साथ कुछ अदर सिम्टम्स भी होते हैं कि वो उसे कुछ सुनाई भी दे रहा होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, कुछ हाथों पे चलती हुई चीज़ें भी फील हो रही होती हैं, टेक्टाइल हेलुसिनेशंस, कुछ नज़र आ रहा होता है, विजुअल हेलुसिनेशंस। तो ये सारे हेलुसिनेशंस जैसी चीज़ें भी हम पूछ रहे होते हैं इन दीज पेशेंट्स। अब सब्सटेंस अब्यूज़ की हिस्ट्री के बाद अब आप पेशेंट को काउंसिल किस तरह से करेंगे, कि सबसे पहले आप पेशेंट को ना उसके इस फ़ैसले पर, क्योंकि वो आपके पास आया है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें छोड़ना चाह रहा है, तो आप उसको जो है ना पहले सराहेंगे कि बहुत अच्छा फ़ैसला किया है तुमने, ये बहुत अच्छी बात है। किस तरह से? सबसे पहले मैं आपको दाद देती हूँ कि आपने हिम्मत की है, नशे जैसी मनफी आदत को छोड़ने का फ़ैसला किया है। आपकी हिम्मत और ख़ुद एतमादी काबिल तारीफ़ है। अब जब आपने उसकी थोड़ी-सी तारीफ़ कर दी, तो उसे मज़ीद इरादे की पुख्तगी से रिलेटेड बताएँगे कि बस मज़बूत रहिएगा इस इरादे पर, और साथ ही साथ अपना साथ बताएँगे कि मैं जो है आपको इस चीज़ में पूरी मदद करूँगी। अब आप बहुत खुशनसीब हैं कि ज़िंदगी आपको मौका दे रही है कि आप अपनी इस आदत से निजात हासिल करने का इरादा कर रहे हैं, और आपके इस फ़ैसले में मैं और मेरी पूरी टीम पूरा साथ देंगे आपका। देन आप अब ये एक्सेप्ट करें कि जो है ये जो चीज़ें होती हैं ना, छोड़ना मुश्किल है, बिकॉज़ पेशेंट खुद से ट्राई कर चुका है, नहीं छोड़ पा रहा, तभी वो आपके पास आए हैं, ठीक है? अब आप किस तरह से वो काउंसिल करेंगे कि मैं ये मानती हूँ कि इतना आसान नहीं होता। शुरू में तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंशियात छोड़ते वक़्त ना सबसे अहम मसला क्या आता है, बहुत सारी अलामात का मजमुआ आ रहा होता है मरीज़ में, जिसमें क्या-क्या होता है, नींद न आना, हर वक़्त बेचैनी रहना, पेट की ख़राबी, चिड़चिड़ापन, किसी काम में दिल न लगना, जिस्म में दर्द होना, बुखार जैसा महसूस होना। लेकिन हम ये सारे जो अलामात हैं, इन सबको दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी ये जो मंशियात छोड़ने का इरादा है, इसमें आसानी रहे और तकलीफ़ भी कम से कम हो। जहाँ आपने पहला कदम उठा लिया है, वहीं आपको क़ुव्वत इरादी को मज़बूत करना होगा। बिकॉज़ जब आप ना कोई सब्सटेंस अब्यूज़ छोड़ रहे होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि पेशेंट जो है ना विथड्रॉल की जगह दोबारा उसमें चला जाता है। तो उसको ये बार-बार रिकॉल करवाते रहना है कि उसने अब नहीं पीछे देखना, दोबारा सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ नहीं जाना। क्या करना है? क़ुव्वत इरादी को मज़बूत करना होगा। आपको किसी भी किस्म की मदद, इस्लाह चाहिए हो, तो मैं और मेरी टीम हर वक़्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। देन उसके बाद आपने एंड कुछ इस तरह से करना है। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख़्याल रखिएगा, और मुझे ये पूरा यकीन है कि आप अपने मकसद में जल्द कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। होप सो कि ये हिस्ट्री काउंसलिंग भी आपकी समझ आई होगी और मैंने अच्छे से समझाई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।